हेलो एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर शॉर्ट्स इनिशिएटिव बाय प्रेप आईएएस। इस इनिशिएटिव में हम कवर करते हैं ऐसे टॉपिक्स जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं और आपके यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं आज के वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का सेशन है ये फोकस्ड रहेगा ऑन द रिसेंट अमेंडमेंट बिल दैट वाज ब्रॉट इन द पार्लियामेंट और इसके साथ ही विमेन रिजर्वेशन से जुड़ी जो डिबेट है उसको भी हम कवर करने वाले हैं इन दो टॉपिक्स में। ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड द फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया। राइट, तो ये सब तो अभी आप लोग जान रहे होंगे कि 131st अमेंडमेंट बिल लाया गया था और लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया क्योंकि इसको पास करने के लिए जो कंडीशन चाहिए होती है वो मीट नहीं हो पाई। तो इसमें जो प्रोविजंस थे कि हमको लोकसभा में सीट्स बढ़ानी है, राइट, नया डिलिमिटेशन करवाना है और इसके साथ विमेन रिजर्वेशन को भी जोड़ दिया गया था। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस थे इस बिल में जो कि पास नहीं हो पाए हैं। तो अब चूंकि वो बिल पास नहीं हुआ है तो हम लोग उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करके ये देखने वाले हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है इंडिया में उसके क्या प्रोविजंस हैं, किस आर्टिकल से रिलेटेड है, कितने टाइप्स के अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, प्रोसीजर क्या फॉलो होता है इसमें, और साथ ही जो रिसेंट इशू है इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है तो एक जो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए वो है आर्टिकल 368 एंड इट गिव्स पावर टू द इंडियन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द मॉडर्न नीड्स। इसकी एक डिफरेंस जो नॉर्मल लेजिस्लेशन के तुलना में होता है वो ये है कि बहुत ही रिजिड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए। हालांकि हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए इन रिजिड प्रोसीजर्स की जरूरत नहीं है, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं आगे, लेकिन इसके मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजंस हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी रिजिड है, काफ़ी सख्त है। तो जब आर्टिकल 368 की बात करते हैं तो ये पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकते हैं। अमेंड करके वो चाहे तो नए आर्टिकल्स ऐड कर लें, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्टिकल है उनमें कुछ चेंजेस ला दें या फिर एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स को डिलीट ही कर दें। ये सभी पावर मिल जाती है पार्लियामेंट को। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 3 टाइप का हो सकता है। वो तीनों टाइप को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं और तीनों का बेसिस ये है कि कितनी मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है उस अमेंडमेंट को पास करने के लिए। तो एक अमेंडमेंट होता है सिंपल मेजॉरिटी से, इसको यूजुअली आर्टिकल 368 के अंदर नहीं गिना जाता, इसके हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनमें स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है और जितने भी मेजॉरिटी ऑफ अमेंडमेंट्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी होती है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन की। इसके अंदर भी कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। अब एक जो यहाँ पे की फीचर होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका जो बिल है वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल, यानी कि फाइनल सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट तक पहुंचाया जाता है। इसका मतलब पहले से प्रेसिडेंट की परमिशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है इस बिल को प्रेजेंट करने के लिए। और अगर ये बिल लोकसभा राज्यसभा में पास होकर प्रेसिडेंट तक आ जाता है तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव असेंट, यानी उनको इस पे सिग्नेचर करना ही होता है। यहाँ पे कोई भी वीटो पावर या डिसेंट की गुंजाइश नहीं रहती है। दे हैव टू गिव देयर असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब देख लेते हैं क्या क्या टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। एक तो हमने देखा अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब इनको आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, भले ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स कुछ प्रोविजंस चेंज कर रहे हैं पर इनको आर्टिकल 368 के अंडर नहीं गिना जाता है, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी वालों को। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कोई नया स्टेट बनाना है या फिर सिटीजनशिप की प्रोविजंस है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या सैलरी और अलाउंस चेंज करना है ऑफिसर्स का, पार्लियामेंट मेंबर्स का। इन सभी के लिए जो भी प्रोविजंस हैं उनको अगर अमेंड किया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो है लेकिन वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं गिना जाता और ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनमें 50% से ज्यादा अगर इसके फेवर में वोट करते हैं तो इसको पास माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स है या फिर रीनेमिंग ऑफ स्टेट्स है ये सब किस आर्टिकल्स के अंडर कवर होते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा जब हम लोग सिटीजनशिप की बात करते हैं तो इनमें कौन कौन से आर्टिकल एसोसिएटेड हैं ये भी बताइएगा। तो 2 क्वेश्चन है आपके लिए, एक है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल्स और एक है सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स। फिर आ जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट में, ये होते हैं अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें एक तो आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है टोटल मेंबरशिप की, यानी कि 50% से ज्यादा वोट चाहिए आपको किसी बिल को पास कराने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है यहाँ पे। और 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसमें भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो बड़ी रिजिड कंडीशन हो गई इसको पास करने के लिए। और मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं जो कि आर्टिकल 368 के अंडर कंसिडर किए जाते हैं वो इसी टाइप के बिल होते हैं। अभी जो ये बिल फेल हुआ है वो भी इसी टाइप का था। और वो क्यों फेल हुआ? क्योंकि 528 मेंबर्स प्रेजेंट थे, वोट कर रहे थे जो, ऐसे में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थे बिल को पास होने के लिए, यानी कि 352 मेंबर्स को इसके फेवर में वोट करना था तब जाके बिल पास होता। पर फाइनली इस बिल को सिर्फ 298 वोट्स ही मिले फेवर में, जबकि 230 वोट्स पड़े इसके अगेंस्ट। इसलिए ये बिल 352 के फिगर को नहीं रीच कर पाया
और रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये वाले फिगर्स आपको याद रखने जरूरी नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए कि हमेशा मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए प्लस 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब जो थर्ड टाइप है ये उससे भी ज्यादा रिजिड होता है, क्योंकि पहले तो ये बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, जो हमने पिछला वाला कंडीशन देखा कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके बाद इसको अप्रूवल चाहिए होती है फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इंडिया। तो अब ये बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर्स को फॉरवर्ड किया जाता है, जहां पे इंडिया में जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके हाफ से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर्स को इसको पास करना होगा, तब जाके ही ये प्रेसिडेंट तक जाके बिल से एक्ट बनेगा। अब ये जो सबसे रिजिड वाले कंडीशन है, इसके लिए क्या क्या एग्जांपल्स हैं? तो जब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये वाले प्रोविजन को हमको चेंज करना है, यानी उनके इलेक्शन के लिए जो अभी प्रोसीजर बने हुए हैं उसमें हमको कोई वेरिएशन लाना है, तो इसी तरीके से पास होगा वो अमेंडमेंट बिल। फिर अगर एग्जीक्यूटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इसमें कोई चेंजेस लाने हैं तो वो भी स्टेट्स तक जाएगा। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, और इसके अलावा जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट लाना है तो वो भी इसी प्रोसीजर से पास हो पाएगा। यानी कि वही सेंटर और स्टेट की जब भी रिलेशनशिप की बात होती है तो यूजुअली ये वाला क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है ऐसे बिल्स को पास करने के लिए। ठीक है, तो ये तो था जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स लाए जाते हैं उनसे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, कितने टाइप्स हैं और किस टाइप की मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। इस पर्टिकुलर केस में हम लोग जो जो प्रोविजंस लेके आए थे उनसे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो एक की प्रोविजन था वो लोकसभा में सीट एक्सपेंशन के लिए था, उससे रिलेटेड आर्टिकल होता है आर्टिकल 81। ये डिफाइन करता है कि क्या स्ट्रक्चर होगा और कितनी स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की। इसी आर्टिकल में एलोकेशन ऑफ सीट्स डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द स्टेट पॉपुलेशन, और डायरेक्ट इलेक्शन के लिए जो जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होने वाली हैं ये भी इसी आर्टिकल के अंडर आता है। और आर्टिकल 81 ही इंश्योर करता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हर स्टेट का इन द लोकसभा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था वो एक तो इस आर्टिकल 81 को अमेंड करना चाह रहा था, फिर एक आर्टिकल 82 को चाह रहा था, क्योंकि ये बात करता है डिलिमिटेशन की। और ये डिलिमिटेशन कब किया जाएगा? आफ्टर द सेंसस। तो अभी करंटली सेंसस एक्सरसाइज शुरू हो भी गई है। इस सेंसस के बेसिस में गवर्नमेंट चाह रही थी कि अब अगला डिलिमिटेशन हो जाए और सीट्स नए तरीके से बांट दिए जाए, पर चूंकि वो बिल पास नहीं हो पाया तो अभी तो ये क्लियर नहीं है कि क्या यहाँ पे होने वाला है। तो आर्टिकल 82 ये बात करता है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर एवरी सेंसस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल सा है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए बेस्ड ऑन पॉपुलेशन चेंजेस। हाउएवर द डिलिमिटेशन हैज बीन फ्रोजन बिटवीन 1971 एंड 2026। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था और उस अमेंडमेंट को लाके अभी जो शेयर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा है उसको 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। अब जो नेक्स्ट सेंसस होगा उसके बेसिस में नया डिलिमिटेशन किया जाएगा। ये पहले से तय था, हालांकि अब ये बिल पास नहीं हो पाया है, तो नए डिलिमिटेशन का क्या क्राइटेरिया होने वाला है, उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये तो हम लोग को अब वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। फिर जो इसमें एक प्रोविजन गवर्नमेंट ने और जोड़ दिया था वो था आर्टिकल 334A का, जो कि बात करता है रिजर्वेशन फॉर विमेन की। इसके ऊपर हम लोग आज सेकंड टॉपिक जो कवर करने वाले हैं, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं इसको। आप यहाँ से बस याद रख लीजिए कि जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2023 का, उसमें कवर किया गया था विमेन रिजर्वेशन को। चलिए, तो एक क्वेश्चन ये है कि ये जो अमेंडमेंट प्रोसेस है इसको इतना डिफिकल्ट क्यों रखा गया है ना? हमने देखा कि बहुत ही रिजिड प्रोविजंस हैं कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए प्लस मोर देन हाफ फेवर में भी चाहिए, तो ये सब कंडीशंस क्यों रखी गई हैं? तो सिंपल से इसका एक आंसर तो ये है कि फ्रीक्वेंट और पॉलिटिकली मोटिवेटेड चेंजेस ना किए जाएं कॉन्स्टिट्यूशन में, वरना जिनकी भी सरकार आएगी अगर बहुत आसान रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना तो बड़ी आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देंगे, और हो सकता है इसके कोर प्रोविजंस ही चेंज कर दिए जाए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ही बदल जाए। इसीलिए इसको रिजिड रखा गया है ताकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो आसानी से चेंज ना किया जा सके, और ऐसा कोई भी अगर नेसेसरी चेंज लाना है तो फिर न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि ऑपोजिशन की पार्टीज का भी उसमें अग्रीमेंट होना चाहिए। और हम बार बार बेसिक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना केशवानंद भारती केस, क्योंकि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे चाहे वैसे अमेंड कर सकती है, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ एक बाउंडेशन है कि ये अमेंडमेंट किसी भी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं करना चाहिए। अब जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से एस्टेब्लिश होते गए हैं। तो उनमें से कुछ हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म। इन सब कॉन्सेप्ट्स को पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है क्योंकि ये ऑल्टर कर देंगे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। राइट, तो इस टॉपिक से इतना ही था। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक में, एंड सेकंड टॉपिक इज विमेन्स रिजर्वेशन, द नीड फॉर इमीडिएट ऑपरेशनलाइजेशन। तो हम लोग देखने वाले हैं इससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, हिस्ट्री क्या रही है इसकी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि 2023 का एक्ट आया हुआ है
उस एक्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या इशू आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। जब विमेन की बात की जाए तो वो नियरली 50% पॉपुलेशन शेयर है इंडिया में, यानी कि लगभग आधी हमारी जनसंख्या है वो विमेन है। लेकिन इसके बावजूद जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें देखी जाती है जेंडर एसिमेट्री। यहाँ पे न सिर्फ पॉलिटिक्स की बात हो रही है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात हो रही है, क्योंकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है वहां पर भी टॉप पोस्ट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और फिर जब पॉलिटिक्स में देखें तो यहाँ भी बहुत कम है। कितना कम है? तो जब लोकसभा की बात करेंगे तो सिर्फ 1/7 ऑफ द सीट्स, यानी कि लगभग 14 to 15% सीट्स ही विमेन ने ऑक्यूपाई करके रखी है, जबकि वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है। और यही जब हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में देखते हैं तो ये घट के हो जाता है 9%। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए कि हमारी 50% पॉपुलेशन को सिर्फ 15% ही रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। लेकिन इसके साथ कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स भी मिले हैं, और उसमें से सबसे की सिग्नल तो है वोटर बिहेवियर ट्रेंड्स का, क्योंकि फीमेल टर्नआउट रेट बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रही है अब अक्रॉस द स्टेट्स। यानी विमेन समझ रही हैं कि उनकी भी आवाज अब पॉलिटिक्स में सुनी जाएगी, तो वो भी आके अब वोटिंग कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इतनी विमेन कैंडिडेट ही नहीं उतार रही हैं कि विमेन उनको वोट कर सके या फिर जनरल पब्लिक उनको वोट कर सके और फिर वो जीत के की पोस्ट ऑक्यूपाई कर सकें। एक चीज जो ऑब्जर्व की गई है वो है ग्रास रूट गवर्नेंस एक्सपीरियंस के केस में, यानी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वहां पे विमेन को रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब वहां विमेन रिजर्वेशन है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी हो जाती है कि उन सीट्स पे सिर्फ विमेन कैंडिडेट ही खड़ी हो सकती हैं। तो वहां पर से वुमेन चुन के आ रही हैं, वो चुन के आ रही हैं, तो एक फर्स्ट जनरेशन ऑफ वुमेन लीडर्स तैयार हो चुका है अभी ग्रास रूट लेवल में। इश्यूज यहां पर भी हैं, क्योंकि अभी भी आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसमें कि अगर वुमेन सरपंच है या वुमेन पंच है तो उनके बिहाफ में उनके हस्बैंड अभी भी आके मीटिंग्स अटेंड करते हैं पंचायत की और उनके बिहाफ में वर्क करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये नोशन भी चेंज होने लग गया है। तो ये चूंकि फर्स्ट जनरेशन ही है तो अभी ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा प्रेवलेंट है, पर बहुत ही जल्दी हमारा ये जो वुमेन रिजर्वेशन वाला प्रोविजन है पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स के लिए, इससे हमको उम्मीद है कि ज्यादा पढ़ी लिखी या फिर ज्यादा केपेबल लीडर्स डेवलप होके आएंगी। ये जो फर्स्ट जनरेशन लीडर्स हैं यही एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करेंगी और विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये वाकई में काम करना शुरू कर देंगे। तो भले ही इसमें टाइम लग रहा है पर एक पॉजिटिव प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब हमारी कोशिश ये है कि इसी चीज को हम स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी रेप्लिकेट करें, और इसके लिए जो विमेन रिजर्वेशन है उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। तो अब ये रिजर्वेशन देने का फायदा क्या होने वाला है सोसाइटी को? तो ये देखा गया है कि जो पब्लिक हेल्थ है या फिर एजुकेशनल एक्सेस है या कम्युनिटी वेलफेयर है, इसमें जो विमेन कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा ध्यान दे रही हैं। खास करके इन एरियाज में विमेन के अपलिफ्टमेंट की जब बात होती है तो विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। इसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं वो आप गैस कर सकते हैं, जनरल ही पॉइंट्स हैं। हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इंक्रीमेंटलिज्म का। इंक्रीमेंटलिज्म क्या होता है? ग्रेजुअल वॉलंटरी इंक्रीज इन विमेन कैंडिडेट्स बाय पार्टीज विदाउट एनी कोटाज, यानी कि जब रिजर्वेशन नहीं लाया गया है तो ये उम्मीद की जाती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो धीरे धीरे विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि वक्त के साथ पेट्रियार्कल जो थॉट है वो भी चेंज होते जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स उतारेंगी जो ज्यादा इलेक्शन में compete करके जीत के पोस्ट ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन टाइम के साथ ही ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि आप इजीली गेस कर सकते हैं, और इन्हीं सभी इश्यूज को काउंटर करने के लिए अब जरूरी हो गया है कि मजबूर किया जाए इन पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो विमेन कैंडिडेट को उतारें, और इसके लिए एक रास्ता है रिजर्वेशन लाना। इस इन्फोग्राफिक को आप और डिटेल में भी देख सकते हैं समझने के लिए कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों इंक्रीमेंटलिज्म फेल हो गया है। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इससे रिलेटेड है, लीगल आर्किटेक्चर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, और इसने प्रोवाइड कर दिया है 1/3 रिजर्वेशन, यानी कि 33% रिजर्वेशन इसने दे दिया है लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में और दिल्ली की जो लेजिस्लेचर है वहां पे। अब इसका टाइम फ्रेम रखा गया है 15 ईयर्स, और इसको बाद में रिन्यू किया जा सकता है। जैसे कि जनरल रिजर्वेशन को भी रिन्यू कर दिया जाता है, वैसे इसको भी पार्लियामेंट के द्वारा रिन्यू किया जा सकता है। और ये ना सिर्फ जनरल 33% रिजर्वेशन देगा, ये कोटा विद इन कोटा भी देगा, यानी कि SC विमेन भी 33% होनी चाहिए, ST विमेन भी 33% होनी चाहिए, मतलब कोटा विद इन कोटा वाला यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है। फिर एक जो यहाँ पे की इशू है जो आपको समझना है कि ये जितना भी प्रोविजन है ये कब एक्टिवेट होगा? जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी की जाएगी, यानी जब भी नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी की जाएगी उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि कहाँ पे कितनी सीट रिजर्व करके देनी है विमेन कैंडिडेट को, तभी तो उसमें वोटिंग हो पाएगी या कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे पार्टीज के द्वारा, है ना। तो पूरा मामला आके अटक गया है डिलिमिटेशन पे। अब ये जो डिलिमिटेशन है वो कब की जाएगी? वो की जाएगी जो भी नेक्स्ट सेंसस होने वाला है, चूंकि 2023 में आया था एक्ट, हम पोस्ट 2023 सेंसस बोल रहे थे।
अभी 2026 के बाद जो भी सेंसस होने वाला है, यानी कि जो एक्सरसाइज शुरू हो गई है, इसके बेसिस में जो डिलिमिटेशन किया जाएगा, उस डिलिमिटेशन के बाद ही हम सीट्स असाइन कर पाएंगे विच आर रिजर्व्ड फॉर द विमेन कैंडिडेट। और जैसा नॉर्मल रिजर्वेशन में होता है, एक बार ये सीट्स एलोकेट हो गई तो ये परमानेंटली फिक्स नहीं होंगी, ये पीरियोडिकली रोटेट होते रहेंगी। जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का, इसको जरूर याद रखेंगे। और मेनली ये जो टॉपिक है ये आपका यूज आएगा कोई भी विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, तो उसको आंसर करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, और एक देख लेते हैं प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन। तो मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विमेन्स रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर इज नॉट merely a question of equity but of improving governance outcomes. डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। तो इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त आप इसके साथ एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे कि वो अमेंडमेंट्स हों या फिर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, इनको एज अ बैकबोन आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। और फिर हमने जो इस टॉपिक में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, जो कि चैलेंजेस फेस करती हैं विमेन, फिर जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, इसकी वजह से जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो इतना लिमिटेड है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप एक आंसर बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग the constitutional amendment process in India. A constitutional amendment bill under Article 368 can sometimes be passed by a simple majority of members present and voting in each house of parliament. Amendments affecting the procedure laid down in Article 368 require ratification by at least half of the state legislatures. The implementation of women's reservation under Article 334A is contingent upon delimitation based on census conducted after 2026. तो आपको बताना है which of the above given statements are not correct. तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि सिंपल मेजॉरिटी से आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कर सकते हैं। हमने जब टॉपिक पढ़ा तो देखा कि कुछ जो बिल्स हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं, लेकिन वहाँ हमने स्पेसिफिकली ये बात कही थी कि ऐसे जो भी बिल्स हैं उनको आर्टिकल 368 के अंडर काउंट नहीं किया जाता है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट 1 है वो हो गया इनकरेक्ट। फिर जब स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे तो अमेंडमेंट्स अफेक्टिंग द प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल 368 रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो हमने देखे थे कुछ केसेस जिनमें कि स्टेट लेजिस्लेचर का भी आपको अग्रीमेंट लेना होता है किसी बिल को पास कराने के लिए एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वहां पे ये वाला हमने तब मेंशन नहीं किया था, पर ये आपको पता होना चाहिए कि जब आर्टिकल 368 इटसेल्फ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का ही प्रोसीजर अगर आपको चेंज करना है, तो आर्टिकल 368 में कोई भी चेंज लाने के लिए आपको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की उसमें अग्रीमेंट चाहिए होती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। फिर जो स्टेटमेंट 3 है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 334A इज कंटिजेंट अपॉन डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन सेंसस कंडक्टेड आफ्टर 2026। तो यही तो मेन इशू है, क्योंकि भले ही हमने अमेंडमेंट कर दिया है, लेकिन इसको अगर हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है तो अभी भी हम लोग को वेट करना पड़ेगा डिलिमिटेशन का। और ये डिलिमिटेशन कब होगी? जब भी 2026 के बाद जो सेंसस होने वाली है उसके जो भी डेटा निकल के आने वाले हैं उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की जाएगी। राइट, तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 भी राइट है, 3 भी राइट है और 1 है वो इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो गया ए, ओनली 1। राइट, तो आज का हमारा फोकस पॉलिटी से रिलेटेड इन कॉन्सेप्ट्स को ही कवर करने का था, ताकि आपको पता रहे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स क्या होते हैं, कैसे अमेंडमेंट एक्ट बनते हैं वो, और जो अभी एक वाइड डिबेट चल रही है विमेन रिजर्वेशन को लेके, तो उसके बारे में भी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो with some new topics. Till then, take care.